यहाँ पर आप एक सोलेनॉइड देख रहे हैं। इस सोलेनॉइड को एक सर्किट के साथ जोड़ा गया है। उस सर्किट में एक बैटरी अटैच्ड है। जब हम इस सर्किट को ऑन कर देंगे तो बैटरी से करंट का फ्लो होगा। जब सोलेनॉइड से करंट का फ्लो होगा उस समय सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से क्रिएटेड होगा। अगर हम सर्किट को ऑफ कर दें तो फिर यही मैग्नेटिक फील्ड वैनिश कर जाएगा। लेकिन अगर हम इसे एक ऐसे वोल्टेज सोर्स से जोड़ दें जो कि डायरेक्ट करंट क्रिएट ना करके ऑल्टरनेटिंग करंट क्रिएट करे, ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में आप लोग अगले चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे। फिलहाल तो मैं आपको बता दूं, ऑल्टरनेटिंग करंट इस तरह का करंट है जो कि अपना पोलैरिटी को चेंज करता है। इस डायरेक्शन में करंट पहले बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, फिर घटते 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 ज़ीरो होगा, फिर पोलैरिटी चेंज होगा, करंट का डायरेक्शन चेंज होगा। अब करंट इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, फिर धीरे धीरे वो मैक्सिमम होगा, फिर वो धीरे धीरे घटते जाएगा, घटते घटते ज़ीरो होगा, फिर ये पोलैरिटी चेंज करेगा और वापस से इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। ये ऑल्टरनेटिंग करंट का नेचर है। अब अगर इसी सोलेनॉइड को हम ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स के साथ जोड़ दें और सर्किट को हम ऑन कर दें तो फिर यहाँ पर करंट जब रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, करंट वैनिश करते साथ मैग्नेटिक फील्ड भी वैनिश कर जाएगा। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनॉइड के अंदर बनेगा, फिर ख़त्म होगा, फिर बनेगा, फिर ख़त्म होगा। अब अगर हम इसके अंदर एक दूसरा सोलेनॉइड इंसर्ट कर दें कुछ इस तरह से कि ये दोनों सोलेनॉइड कांटेक्ट में ना हो बल्कि इंसुलेटेड रहे, एक दूसरे से कांटेक्ट में रह जाएगा। अगर मेटालिक कांटेक्ट होगा तो फिर यहाँ एक सोलेनॉइड का करंट दूसरे सोलेनॉइड में पहुँच जाएगा। यहाँ पर इंसुलेटेड है दोनों सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड का करंट दूसरे सोलेनॉइड में नहीं पहुँच रहा है। अब इस सोलेनॉइड को, इस अंदर वाले सोलेनॉइड को अगर हम एक सर्किट के साथ जोड़ दें, उस सर्किट में कुछ लोड रखें, कुछ एपरेटस जोड़ दें, फॉर एग्जांपल लाइट बल्ब हमने जोड़ दिया, तो हम ये पाएंगे कि पहले सोलेनॉइड से, बड़े वाले सोलेनॉइड से अगर हम करंट पास करवाएं तो अंदर वाले सोलेनॉइड से भी करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इस अंदर वाले सोलेनॉइड से कनेक्टेड जो सर्किट है उसमें भी करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, इसे समझने के लिए हमें म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर आप दो सोलेनॉइड्स को देख रहे हैं, एक के भीतर दूसरा। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ये मान लेते हैं कि दोनों सोलेनॉइड्स का लेंथ बिल्कुल सेम है। लेट अस से कि दोनों का ही लेंथ जो है ये L है और दोनों कोएक्सियल सोलेनॉइड्स है, एक के भीतर दूसरा, और दोनों का जो एक्सिस है सेम एक्सिस है। अब इस पेयर ऑफ सोलेनॉइड्स को हम चलिए यहाँ से इस जगह से देखते हैं। इस तरह से अगर देखें तो फिर हमें दो सर्कल्स नज़र आएगा, कुछ इस तरह से दो सर्कल्स नज़र आएगा। ये अंदर वाला सोलेनॉइड है और ये बाहर वाला सोलेनॉइड है। मान लेते हैं कि ये जो क्रॉस सेक्शन है, बाहर वाले सोलेनॉइड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, मतलब ये वाला जो सरफेस है, ये इसका जो एरिया है, इसका एरिया A1 है। और ये जो अंदर वाला सोलेनॉइड है, अंदर वाले सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, चलिए इसी को A1 मानते हैं और बाहर वाले को A2 नाम दे देते हैं। बाहर वाला सोलेनॉइड इसे दूसरा सोलेनॉइड मानेंगे हम लोग और अंदर वाला सोलेनॉइड इसे पहला सोलेनॉइड मानेंगे हम लोग। इसका और भी कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो अंदर वाले सोलेनॉइड्स में N1 टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, N1 टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, और चूँकि इसमें N1 टर्न्स है पर यूनिट लेंथ और इसका लेंथ, टोटल लेंथ है L, तो फिर हम कहेंगे इसमें जो टोटल टर्न्स है, टोटल टर्न्स जो है, टोटल टर्न्स कैपिटल N1 नाम दे देते हैं इसे, एंड दैट इज इक्वल टू, ऑब्वियसली दैट इज इक्वल टू स्मॉल लेटर n सब 1 इंटू L, ये मल्टीप्लाइड विथ इसका जो लेंथ है। दोनों सोलेनॉइड्स का लेंथ सेम माना हमने। तो ये इसका जो बेसिक टर्म्स था ये था।
अब बाहर वाले सोलेनॉइड्स का भी कुछ इस तरह का प्रॉपर्टी होगा कि हम लोग मान लेते हैं कि N2 टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर ऐसा हुआ तो टोटल टर्न्स अगर देखें बड़े वाले सोलेनॉइड में, तो टोटल टर्न्स इसे कैपिटल N2 से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू स्मॉल लेटर n2 इंटू L। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, ये तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ था। अब घटना क्या घट रहा है ये देखते हैं। सबसे पहले तो मान लेते हैं कि इस बाहर वाले सोलेनॉइड में एक करंट एस्टेब्लिश करवाया गया, यहाँ पर करंट फ्लो करवाया गया इस डायरेक्शन में, और लेट अस से करंट जो फ्लो कर रहा है दैट करंट इज I। ये I करंट जब यहाँ से फ्लो करेगा तब क्या क्या होगा देखें। अगर आप इस जगह से देखें तो आपको दिखेगा करंट जो है, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। तो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको वही करंट दिखेगा। तो जब ऐसा करंट यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड होगा तो उस समय अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अब अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ऑब्वियसली हमें पता है कि ये वाला फेस जो है साउथ पोल का काम करेगा, साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा, और ये वाला फेस जो है नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा। और सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मतलब फील्ड लाइन जो है ये पैरेलल होता है एक दूसरे के साथ, और फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जो है या मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा फ्रॉम अंदर की बात अगर करें तो फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, और सोलेनॉइड से नॉर्थ पोल से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा इस तरह से, और यहाँ से साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से अंदर की तरफ चला जाएगा। बेसिकली मेरा कहना ये है कि सोलेनॉइड के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा, कुछ इस तरह से हम इसे डिनोट करेंगे। अगर इस तरफ से देखें, इस जगह से देखें, हमें सर्कुलर दिखेगा ये सोलेनॉइड्स, और स्क्रीन से अंदर की तरफ उस समय हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है हमें दिखेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगा, पूरे स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगा, इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये तो इस सरफेस में भी या इस सरफेस को क्रॉस करते हुए भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो छोटा वाला या पतला वाला सोलेनॉइड है, पतले वाले सोलेनॉइड में भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर क्रिएट होगा तो फिर वो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑब्वियसली इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है, ये मैग्नेटिक फील्ड एक सोलेनॉइड के अंदर बना मैग्नेटिक फील्ड ये करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम कह सकते हैं कि अंदर वाला जो सोलेनॉइड है, इस अंदर वाले सोलेनॉइड में जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा वो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इस करंट पे, बाहर वाले सोलेनॉइड के या बड़े वाले सोलेनॉइड पे फ्लो होता हुआ करंट के प्रोपोर्शनल होगा। सो टोटल फ्लक्स जो है, टोटल फ्लक्स अंदर वाले, सबसे पहले तो मैं लिख दूं कि करंट जो है सोलेनॉइड 2 से पास कर रहा है, करंट पहला वाला जो केस है, करंट I flows in solenoid 2। सोलेनॉइड 2 में जब करंट पास कर रहा है उस समय सोलेनॉइड 1 में एक टोटल फ्लक्स बनेगा। सो टोटल फ्लक्स जो बनेगा, टोटल फ्लक्स इन सोलेनॉइड 1, इसे हम कहेंगे फाई टोटल फ्लक्स बन रहा फर्स्ट सोलेनॉइड में, तो फाई T1 हमने नाम दे दिया। ये फाई T1 जो है, ये फाई T1 ऑब्वियसली ये बराबर होगा लेट अस से कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने कंसिडर कर लिया इस तरह से, अंदर वाले सोलेनॉइड में एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर कर लिया, उसमें फ्लक्स अगर फाई 1 बने, चूंकि नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N1 है तो उतना टाइम्स टोटल फ्लक्स बन जाएगा, क्योंकि एसोसिएटेड एरिया जो होगा, एसोसिएटेड एरिया एक क्रॉस सेक्शनल एरिया के
N1 टाइम्स होगा, क्योंकि कैपिटल N1 टर्न्स है इस सोलेनॉइड में, तो टोटल फ्लक्स में हम कैपिटल N1 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो टोटल फ्लक्स है, ऑब्वियसली ये टोटल फ्लक्स जो है ये प्रोपोर्शनल होगा इस करंट पे जो कि बाहर वाले सोलेनॉइड से फ्लो कर रहा है। अब यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हम कहेंगे कि N1 phi1 इज इक्वल टू ये करंट यहाँ पर, और यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमें इंट्रोड्यूस करना होगा। तो यहाँ पर इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन, सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख दूँ, इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर M से, और चूंकि ये फर्स्ट सोलेनॉइड के साथ एसोसिएटेड है और सेकेंड सोलेनॉइड के कारण हो रहा है, तो इसे हम ऐसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट सोलेनॉइड, अंदर वाला सोलेनॉइड, विथ रेस्पेक्ट टू द सेकेंड सोलेनॉइड या ड्यू टू सेकेंड सोलेनॉइड। म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है? ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ये एक सोलेनॉइड में करंट पास करने के कारण उसके अंदर हुए मैग्नेटिक फील्ड के कारण दूसरे सोलेनॉइड में जो फ्लक्स बन रहा है, उसी फ्लक्स के कारण जो इंडक्शन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, उसी को म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस और इसे अगर पूरा कहे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट सोलेनॉइड विद रेस्पेक्ट टू द सेकंड सोलेनॉइड। तो यहां पर देखिए, अगर करंट वेरी करेगा तो क्या होगा? करंट इस केस में अगर वेरी करता है तो उस समय एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज हमें नजर आएगा। करंट वेरी करेगा, अगर वेरिंग करंट अगर ऐसा सिचुएशन हो कि करंट वेरी करे तो होगा क्या, देखते हैं। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि अगर किसी भी लूप के साथ एसोसिएटेड जो सरफेस है उसमें अगर फ्लक्स में चेंज आए, मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज आए, तो उस केस में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, एंड दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन टाइम रेट चेंज इन टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहां पर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज N1 phi1। सो ये जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है ये टाइम के साथ किस रेट से चेंज हो रहा है, इसी के बराबर होता है उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है वो। और इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण करंट फ्लो करेगा। ओम्स लॉ से हमें पता है दैट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय उस सर्किट का रेजिस्टेंस। मतलब अंदर वाले सोलेनॉइड में अगर एप्सिलॉन इतना अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा तो उसमें करंट कितना फ्लो करेगा, दैट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय उस सोलेनॉइड का, अंदर वाले सोलेनॉइड का जो रेजिस्टेंस है वो। तो यहाँ से हम करंट भी पता कर सकते हैं। और इस इक्वेशन से, यहाँ से इस एक्सप्रेशन से या इक्वेशन से, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इस इक्वेशन से हम ये क्लियरली देख पा रहे हैं कि करंट अगर वेरी करेगा तो ये phi1 जो है ये वेरी करेगा, तो इसके वेरी करने के कारण जो है वहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा। तो इसी चीज़ को ऐसे लिख लेते हैं, dt ऑफ N1 phi1 के जगह M12, जो कि एक कांस्टेंट है। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है इस केस में अगर हम इसके जियोमेट्री को चेंज ना करें तो उस केस में ये कांस्टेंट होगा। सो दैट इज इक्वल टू M12 या dt ऑफ M12 इंटू I। तो यहाँ चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू M12, यहाँ माइनस साइन, M12 इंटू dt ऑफ करंट। तो ये क्लियरली हमें बता रहा है कि करंट अगर वेरी करवाएंगे हम लोग बाहर वाले
सोलेनॉइड में, तो फिर अंदर वाले सोलेनॉइड में चूंकि डी आई डी टी का एक सर्टन वैल्यू होगा, ये ज़ीरो नहीं होगा, आई के वेरी करते साथ इसमें एक वैल्यू आएगा, इसका एक सर्टन अमाउंट ऑफ वैल्यू आएगा, तो फिर यहाँ पर ऑब्वियसली एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा। इसीलिए जब हमने डेमोन्स्ट्रेशन देखा था या जब हमने एनिमेशन देखा था, वहाँ पर हमने क्या देखा था कि बाहर वाले सोलेनॉइड को अगर ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ जोड़ दे, ऑल्टरनेटिंग करंट में ऑब्वियसली करंट जो है ये डीसी में क्या होता है, डीसी में करंट फिक्स्ड रहता है, एक सर्टन वोल्टेज के कारण करंट भी एक सर्टन अमाउंट का होता है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट में सोर्स वोल्टेज ही वेरी करता है, जिसके कारण करंट भी इस तरह से वेरी करता है, ऐसे वेरी करता है, पहले बढ़ता है, फिर घटते घटते ज़ीरो होता है, फिर उल्टे डायरेक्शन में बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होता है, फिर घटते घटते ज़ीरो होता है, फिर उसी डायरेक्शन में बढ़ता है, फिर घटता है, ज़ीरो होता है, फिर उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करता है। मतलब करंट कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूअसली करंट जो है ये चेंज करते रहता है, जिसके कारण कि अगर बाहर वाले सोलेनॉइड को एसी के साथ जोड़ दे तो अंदर वाले सोलेनॉइड में भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा, जिसके कारण कि अंदर वाले सोलेनॉइड को अगर हम सर्किट के साथ जोड़ दें तो उस सर्किट में भी करंट का फ्लो होगा। अब हमें ये देखना है कि इस म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू हम पता कैसे करेंगे। सो इस म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को पता करना होगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इस केस में इसे नाम दे देते हैं चलिए B2, चूँकि सेकेंड सोलेनॉइड के अंदर बन रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड और उसी में फ्लो किया हुआ करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। एंड दैट इज इक्वल टू, हमें पता है कि सोलेनॉइड के अंदर अगर करंट फ्लो करे, सोलेनॉइड में अगर करंट फ्लो करे तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है दैट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है इनटू उसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड अंदर बन रहा है। अब अगर आप phi1 को देखें, phi1 इज मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ वन सरफेस, इसका क्रॉस सेक्शन, एक क्रॉस सेक्शन ले और उसके वन सरफेस, एक सरफेस के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब इस फिगर में देखें तो इस वाले एरिया के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज़ phi1, अभी तक हमने n1 के साथ इसे मल्टीप्लाई नहीं किया, मतलब टोटल फ्लक्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया में एक क्रॉस सेक्शन जो है उसके साथ एसोसिएटेड जो फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू, इस केस में देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है सरफेस को ऑलमोस्ट नॉर्मली ये क्रॉस कर रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर सीधे मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उसके मैग्नीट्यूड के साथ इसके एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें पता है एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। चूंकि ये नॉर्मल है सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड, तो सीधे हम मैग्नीट्यूड को ही मल्टीप्लाई कर देंगे। सो B2 इंटू A1, क्योंकि ये जो छोटा वाला सोलेनॉइड है, छोटे वाले सोलेनॉइड का जो सरफेस एरिया है ये A1 है, क्रॉस सेक्शन का सरफेस एरिया A1 है। सो B2, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है ये इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड B2 है, वैसे तो पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड B2 है, लेकिन ये जो बाहर वाला जगह है यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये अंदर वाले सोलेनॉइड में फ्लक्स क्रिएट नहीं कर पाएगा। अंदर का पार्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा वही अंदर वाले सोलेनॉइड में फ्लक्स क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर अगर टोटल फ्लक्स अगर देखें, सो phi T1 दैट इज इक्वल टू N1 के साथ phi1 को मल्टीप्लाई करना है, तो N1 के साथ हमने phi1 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर वैल्यूज़ को अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो N1 इज इक्वल टू स्मॉल लेटर n इंटू L, ये हो गया N1, और B2 विच इज़ म्यू नॉट इंटू N2 इंटू I, और यहाँ पर सरफेस एरिया जो है, तो ये हो गया फ्लक्स बन गया यहाँ पर। अब टोटल फ्लक्स चूंकि इसके बराबर है, इसके बराबर M12 इंटू I के बराबर है, तो हम उसी को ऐसे लिखेंगे बिकॉज टोटल फ्लक्स जो है M12 इंटू I के बराबर है और टोटल फ्लक्स इस एक्सप्रेशन के बराबर है, दैट इज इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन से अगर आप देखें दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू N1 इंटू N2 इंटू A एरिया A1
एरिया इंटू लेंथ, और यहाँ पर ये करंट, ये वाला करंट। तो ये जो करंट है I दोनों एक्सप्रेशन से, इक्वेशन के दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो हमें मिलेगा ये एक्सप्रेशन हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 के लिए, ये हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अभी अगर मान ले यहाँ पर अंदर हम लोग एक ऐसा मटेरियल इंसर्ट करते हैं, इस जगह पे हम लोगों ने एक मटेरियल इंसर्ट कर दिया, एक ऐसा मटेरियल जिसका रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है, रिलेटिव परमिएबिलिटी है म्यू आर। तो ऐसे केस में अगर म्यू आर परमिएबिलिटी का कोई भी सब्सटेंस को इंसर्ट किया जाता है, तो ऐसे केस में जो हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू मिलेगा, उस केस में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड 1 विथ रिस्पेक्ट टू सोलेनॉइड 2 जो होगा, यहाँ पर या म्यू नॉट जो है, म्यू नॉट के साथ हमें म्यू आर को मल्टीप्लाई कर देना होगा, क्योंकि उस समय जो इस रीजन का एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होगा, वो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ रिलेटिव परमिएबिलिटी को मल्टीप्लाई करने से मिलता है। तो यहाँ पर हमें म्यू आर को मल्टीप्लाई कर देना होगा, और एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का बनेगा, ऐसा बनेगा एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन को, इन दोनों एक्सप्रेशंस को आप ध्यान से देख ले, क्योंकि आगे चल के अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करंट पास करवाएंगे अंदर वाले सोलेनॉइड से, जिसके कारण बाहर वाले सोलेनॉइड में एक फ्लक्स लिंकेज होगा, जिसके कारण कि बाहर वाले सोलेनॉइड का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस बनेगा उसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, M21 को कैलकुलेट करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड सोलेनॉइड विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट सोलेनॉइड, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। उस समय हम देखेंगे कि वो इसी के बराबर होगा, इसी एक्सप्रेशन के बराबर होगा। अब करंट जो है, करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम सोलेनॉइड 1, मतलब अंदर वाले सोलेनॉइड से करंट फ्लो कर रहा है। अब देखिए क्या होगा इस केस में, क्या होगा इस केस में, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस रीजन में ऐसे बनेगा, बाहर वाले रीजन में नहीं बनेगा। इस बार भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि करंट जो है इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट इज I, और यहाँ पर देख लेते हैं ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो अंदर बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, इसी तरह से बाहर की तरफ होगा। यहाँ से ये ऐसे फ्रिंज करेगा, ऐसे फ्रिंज करेगा, और निकलेगा भी फ्रिंज करके, ऐसे बाहर निकलेगा। अब यहाँ पर अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड को देखें, चलिए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल तो देखें करंट अगर हम इंक्रीज करवाते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज करेगा जितना कि करंट इंक्रीज करेगा। अब अगर यहाँ अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, जिस रेट में वो इंक्रीज करेगा उसी रेट में बाहर वाला जो सोलेनॉइड है, बड़ा सोलेनॉइड है, उसमें उसी रेट से फ्लक्स बनेगा। मतलब अब बाहर वाले सोलेनॉइड में जो टोटल फ्लक्स होगा, दैट टोटल फ्लक्स वो प्रोपोर्शनल होगा इस अंदर वाले सोलेनॉइड के करंट के। तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स इन solenoid 2 that is equal to in this case N2 phi 2 क्या है, phi 2 उसी तरह से जैसे पिछले केस में हमने देखा था, अगर हम एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर करते हैं, उस क्रॉस सेक्शन का एरिया, उस एरिया के साथ एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो phi 2 है। अब ये तो टोटल फ्लक्स हो गया, ये जो टोटल फ्लक्स है इस केस में भी ये N2 phi 2, ये टोटल फ्लक्स जो है ये प्रोपोर्शनल होगा अंदर वाले सोलेनॉइड से पास करता हुआ करंट के। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाएंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना होगा। इस समय कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी M जो है, जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसके सब्सक्रिप्ट में हम लिखेंगे 2-1, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड 2 विद रेस्पेक्ट टू सोलेनॉइड 1, क्योंकि इस अब की बार सोलेनॉइड 2 का म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं ड्यू टू सोलेनॉइड 1। तो यहाँ पर ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन, या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस
फॉर सेकेंड सोलेनॉइड विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट सोलेनॉइड। मैं ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को यहाँ रखे देता हूँ, यहाँ पर इस जगह पे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस M21 का जो वैल्यू निकल के आएगा उसे अगर हम पता करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे पिछले केस में हमने किया था, यहाँ पर भी हमें इस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बन रहा उस मैग्नेटिक फील्ड का लेट अस से दैट इज़ B1, इस B1 का जो स्ट्रेंथ है ये पता करना होगा, उसका मैग्नीट्यूड पता करना होगा। जैसे कि हमने पिछले केस में देखा था, यहाँ भी वही होगा, म्यू नॉट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स जो है ये N1 टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। अंदर वाले सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं क्योंकि उसी में करंट का फ्लो कर रहा है, उसी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड B1 बन रहा है और इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा जितना करंट फ्लो कर रहा है उसे। अब देखिए ये तो मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप यहाँ पर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतना रीजन में स्क्रीन से अंदर की तरफ ऐसे बन रहा है, इस वाले रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रहा, ये ध्यान दें आप। अब देखिए ये जो phi2 है, फ्लक्स लिंकेज जो बड़े वाले सोलेनॉइड के साथ होगा, सेकंड सोलेनॉइड के साथ होगा, इसके लिए हम phi2 पता करेंगे जिसके साथ N2 को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड 2, तो फिर हमें सेकंड सोलेनॉइड का जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है वो पता चल जाएगा। सो यहाँ पर अगर हम टोटल फ्लक्स ही पता कर लेते हैं N2 phi2, तो N2 के लिए जो एक्सप्रेशन है, N2 के लिए एक्सप्रेशन यहाँ से देखें, स्मॉल लेटर N2 इंटू L, ये तो N2 कैपिटल N2 के लिए एक्सप्रेशन हो गया। और phi2 के लिए हमें क्या करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जो बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ एरिया को मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा आपको, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट इंटू N1 इंटू I। अब एरिया किसे कंसीडर करेंगे हम लोग, एरिया क्या हम लोग A2 को कंसीडर करेंगे। देखिए मैग्नेटिक फील्ड B जो है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस रीजन में है, मतलब A1 एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है। क्या फ्लक्स पता करने के लिए इस मैग्नेटिक फील्ड को हम A1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या A2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पर अगर हम इसे दो सेक्शंस में तोड़ लेते हैं, एक तो इस अंदर वाले रीजन में जो एरिया है उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स लेट अस से दैट इज इक्वल टू phi, और ये बाहर वाला जो खाली रीजन है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रहा है, इस वाले रीजन में जो एसोसिएटेड फ्लक्स है वो फ्लक्स अगर है phi डैश, तो फिर ऑब्वियसली ये क्लियर है, चूंकि कोई फील्ड लाइन इस खाली वाले रीजन को क्रॉस नहीं कर रहा है तो यहाँ phi डैश इज इक्वल टू 0, मतलब A2 एरिया के साथ एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल टू दिस phi एंड दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इनटू A1। तो फिर इस लॉजिक से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड B1 है इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा A1, भले ही A2 एरिया के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स लिंकेज हम पता कर रहे हो। तो फिर यहाँ से आगे बढ़ के देखें, ये वाला जो एक्सप्रेशन है क्या बन गया, ये म्यू नॉट इंटू N1 इंटू N2 इंटू A1, इस केस में भी ये A1 ही होगा, इंटू L इंटू I। अब इसे अगर हम इसके साथ इक्वेट कर देंगे, ये दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों ही टोटल फ्लक्स इन सेकंड सोलेनॉइड हमें बता रहा है, तो इन दोनों को हमें इक्वेट करना होगा। तो फिर यहाँ पर M21 का वैल्यू जो निकल के आएगा ये होगा म्यू नॉट इंटू N1 इंटू N2 इंटू A1 इंटू L। आप अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस को देखें जो पिछले केस में हमने पता किया था, ये वाला जो एक्सप्रेशन था दिस वाज फॉर M12, इसके साथ इसे आप कंपेयर करके देखें, दोनों एग्जैक्टली सेम है। M12 और M21 जो है ये एग्जैक्टली सेम है, तो इन दोनों को हम M नाम दे सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये वैलिड होने के लिए दो सोलेनॉइड्स को कोएक्सियल होना होगा, दोनों का लेंथ सेम होना होगा। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने न्यूमन फार्मूला देखा था, न्यूमन फार्मूला का कंसेक्वेंस या उसका मीनिंग ऐसा निकल के आता है कि दो लूप्स चाहे कैसे भी हो, आर्बिट्ररी शेप और साइज का क्यों ना हो, एक के कारण
दूसरे में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस बनता है, तो दूसरे के कारण पहले में बना जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा ये दोनों एक दूसरे का बराबर होता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला देख के आप ऐसा न सोचें कि इसके लिए इस वैलिडिटी के लिए M12 और M21 को बराबर होने के लिए दो सोलेनॉइड्स को सेम लेंथ का और कोएक्सियल होना होगा, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल जनरल फार्मूला है। ये रैंडम शेप के लूप्स में भी वैलिड होता है। चूँकि ये रैंडम शेप्स के लूप में भी वैलिड होता है, बहुत जनरल फार्मूला है, इसीलिए वही रिलेशन हमें इस स्पेशल केस में भी दिख रहा है। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन में आते हैं। मान लेते हैं कि दो सोलेनॉइड्स है इसी तरह का जैसे पिछले केस में हमने देखा था, लेकिन इस केस में जो फर्स्ट सोलेनॉइड है, फर्स्ट सोलेनॉइड साइज में थोड़ा छोटा है। तो ऐसे केस में अगर मान ले हमें छोटे वाले सोलेनॉइड का, फर्स्ट सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकंड सोलेनॉइड के रेस्पेक्ट में पता करना है, तो ये तो बड़ा आसान होगा, क्योंकि करंट अगर सेकंड सोलेनॉइड में कुछ फ्लो करे तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल होगा एक दूसरे के, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर कांस्टेंट होगा, और वही मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में भी रहेगा। तो ये जो कैलकुलेशन है म्यूचुअल इंडक्टेंस का कैलकुलेशन इस छोटे वाले सोलेनॉइड के लिए, ये तो बड़ा आसान है। लेकिन अगर हम सिचुएशन को रिवर्स करते हैं, अभी सिचुएशन को चेंज करते हैं और अगर हम करंट का फ्लो अंदर वाले सोलेनॉइड में करवाते हैं, अंदर वाले सोलेनॉइड में आई करंट का फ्लो हो रहा है, तो इस केस में ऐसा अपीयर करेगा मानो कि सेकंड वाला या बड़ा वाला जो सोलेनॉइड है उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस पता करना बड़ा कठिन होगा, क्योंकि इस केस में होगा क्या, अंदर छोटे वाले सोलेनॉइड में करंट पास कर रहा है, तो छोटे वाले सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये तो पैरेलल रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा। लेकिन हमें पता है जैसे ही सोलेनॉइड से बाहर निकलता है फील्ड लाइंस, वो फ्रिंज कर जाता है, फिर बाहर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होता, तो यहाँ भी ये फ्रिंज कर जाएगा, बाहर की तरफ निकलेगा। तो ऐसा लग सकता है मानो अब की बार अगर फ्लक्स लिंकेज हमें बाहर वाले सोलेनॉइड का जो क्रॉस सेक्शन है उसके साथ एसोसिएटेड जो एरिया है उसके साथ एसोसिएटेड जो फ्लक्स है, इसे पता करना बड़ा मुश्किल होगा, ऐसा हमें अपीयर कर सकता है, ऐसा हमें लग सकता है। तो क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस इस केस में जो सेकंड वाला सोलेनॉइड है, सेकंड वाला सोलेनॉइड M2, सेकेंड वाले सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट सोलेनॉइड, इसे पता करना बड़ा मुश्किल होगा, ऐसा हमें लग सकता है। लेकिन ऐसे केस में हम न्यूमन फार्मूला से जो ये रिलेशन निकल के आता है, इस रिलेशन को हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसे पता करना बहुत आसान होगा ऐसे केस में, और इसे डायरेक्टली पता करना ऐसा लग सकता है बहुत बड़ा कठिन है, लेकिन इस रिलेशन को हम उस समय यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे में म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड सोलेनॉइड विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट वन बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगले वीडियो में हम लोग एसी जनरेटर पर बात करेंगे, जिस वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।